और नमस्कार। आज हम आधुनिक भारतीय इतिहास की कह सकते हैं भूल भुलैया में गोता लगा रहे हैं। 1498 से 1947 तक का ये पूरा दौर। हमारे पास कुछ स्रोत हैं, एक यूट्यूब वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट है और सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी वाली कुछ सामग्री भी। हाँ, और कोशिश ये रहेगी कि इन स्रोतों से जरूरी बातें निकालें। मतलब ये समझें कि कैसे वो यूरोपीय कंपनियां यहाँ आईं, कैसे शासक बनी और फिर उनकी नीतियां क्या थीं, भारत बदला कैसे और फिर आज़ादी की लड़ाई कैसे हुई। बिल्कुल। और ये उन सबके लिए खास तौर पर अहम है जो मतलब प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या वैसे भी इतिहास में रुचि रखते हैं। सही कहा, ये सिर्फ तारीखें रटना नहीं है, ये समझने की कोशिश है कि आज का भारत कैसे बना, किन रास्तों से गुजरा, कैसे व्यापार करने वाले शासक बन गए और फिर कैसे आज़ादी का वो पूरा संग्राम खड़ा हुआ। तो चलें शुरू करें। हाँ बिल्कुल। तो कहानी शुरू होती है 1498 से। वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा। पुर्तगाली पहले थे, उनकी वो ब्लू वाटर पॉलिसी थी ना, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा की। और फिर अल्बुकर्क ने गोवा जीता 1510 में। ये शुरुआती बड़ी चीजें थी। हाँ, और गोवा को फिर राजधानी बनाया नीनो डा कुन्हा ने 1530 में। पुर्तगालियों के लिए भारत में वो एक अहम केंद्र बन गया। उनके पीछे पीछे डच आए। 1605 में मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री डाली। फिर फ्रांसीसी भी आए, 1668 सूरत। और अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्हें तो चार्टर 1600 में मिल गया था महारानी एलिजाबेथ प्रथम से। हाँ, चार्टर पहले मिला था। लेकिन सवाल यह है कि आए तो सब, पर बाजी अंग्रेजों ने मारी। कैसे? उन्होंने पहले पुर्तगालियों को हराया 1612 में, सोली की लड़ाई सूरत के पास। हाँ, और फिर डचों को भी रास्ते से हटाया 1759 बेदारा की लड़ाई। पर असली टक्कर तो फ्रांसीसियों से थी, वो कर्नाटक युद्ध। 3 हुए थे ना? बिल्कुल, 3 कर्नाटक युद्ध। और ये दिलचस्प इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ भारत की जमीन पर नहीं लड़े जा रहे थे। इनका कनेक्शन यूरोप और अमेरिका में ब्रिटेन और फ्रांस की दुश्मनी से था, जैसे वो ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन या 7 इयर्स वॉर। अच्छा, मतलब ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा थे ये। हाँ, और तीसरा कर्नाटक युद्ध 1756-63 निर्णायक साबित हुआ, खासतौर पर 1760 की वंडीवाश की लड़ाई। इसमें फ्रांसीसी बुरी तरह हारे और भारत में उनकी राजनीतिक ताकत लगभग खत्म ही हो गई। तो यूरोपीय ताकतों को साइडलाइन करने के बाद अंग्रेजों का ध्यान गया भारतीय राज्यों पर। और सबसे पहले बंगाल, बहुत अमीर सूबा था उस वक्त का। बिल्कुल, और वहां नवाब सिराजुद्दौला से उनके पंगे शुरू हुए, टैक्स को लेकर, किलेबंदी को लेकर। और फिर हुई 1757 की प्लासी की लड़ाई। पर यह तो लड़ाई कम, एक तरह की साजिश ज्यादा थी, रॉबर्ट क्लाइव और मीर जाफर वाली। सही कहा, लड़ाई तो नाम की थी। सिराज की सेना का बड़ा हिस्सा लड़ा ही नहीं, नवाब हार गया, मारा गया और रातों रात अंग्रेज व्यापारी से किंग मेकर बन गए बंगाल में। लेकिन मीर जाफर भी उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा शायद, तो मीर कासिम को बनाया। हाँ, उसके दामाद मीर कासिम को। पर मीर कासिम ने थोड़ा सुधार करने की कोशिश की, अपनी ताकत बढ़ाने की, जो अंग्रेजों को पसंद नहीं आया। नतीजा हुआ 1764 का बक्सर का युद्ध। हाँ, बक्सर। इसमें हेक्टर मुनरो ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, तीनों की मिलीजुली फौज को हराया। इसे प्लासी से ज्यादा अहम क्यों मानते हैं? इसलिए क्योंकि ये एक असली लड़ाई थी, मैदान में जीती गई थी, धोखे से नहीं। इसने साबित कर दिया कि अंग्रेज सैनिक ताकत में भारतीय शक्तियों से बेहतर हैं। और इसके बाद हुई इलाहाबाद की संधि 1765 में। अच्छा, इलाहाबाद की संधि, इससे क्या हुआ? इससे कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई, यानी टैक्स वसूलने का कानूनी अधिकार। यहीं से भारत का आर्थिक शोषण, वो जो ड्रेन ऑफ वेल्थ की बात होती है, वो सही मायनों में शुरू हुआ। बंगाल के बाद फिर मैसूर की बारी आई। हैदर अली और टीपू सुल्तान, इन्होंने तो काफी कड़ी टक्कर दी थी। हाँ, बहुत जबरदस्त टक्कर दी। 4 एंग्लो मैसूर युद्ध हुए और चौथे युद्ध में 1799 में टीपू सुल्तान अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम को बचाते हुए मारे गए। अच्छा, और इसी दौर में वो लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि आई थी, सब्सिडरी अलायंस। हाँ बिल्कुल, ये बड़ी चालाक नीति थी। अंग्रेज कहते थे, हम आपकी सुरक्षा करेंगे, बदले में आप अपनी सेना खत्म कर दो, हमारी सेना रखो, उसका खर्चा उठाओ, एक अंग्रेज रेजिडेंट दरबार में रखो और विदेश नीति भी हमारे हवाले कर दो। मतलब राज्य एक तरह से अपनी आजादी खो बैठता था। और सबसे पहले किसने मानी ये संधि? हैदराबाद के निजाम ने। वो पहला राज्य था। मराठों का क्या हुआ? पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 के बाद तो वो कमजोर हो ही गए थे।
हाँ, वो झटका बहुत बड़ा था और उनमें आपसी फूट भी बहुत थी। पेशवा, सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोंसले सब आपस में ही लड़ते रहते थे। अंग्रेजों ने इसी फूट का फायदा उठाया। कितने युद्ध हुए मराठाओं से? 3 एंग्लो मराठा युद्ध हुए 1775 से लेके 1818 तक। अलग अलग संधियां हुई, सालबाई, बेसिन, मंदसौर। धीरे धीरे उनकी ताकत तोड़ी गई और आखिर में पेशवा बाजीराव द्वितीय को पेंशन देकर कानपुर के पास बिठूर भेज दिया। मराठा साम्राज्य खत्म। उनकी हार का एक बड़ा कारण ये आपसी फूटी रही, मतलब। बिल्कुल, एक बहुत बड़ा सबक है वो। और उत्तर पश्चिम में पंजाब, महाराजा रंजीत सिंह, उनके रहते तो अंग्रेज कुछ नहीं कर पाए। सही। रंजीत सिंह जब तक थे, उनकी मृत्यु 1839 में हुई। पंजाब ताकतवर और आजाद रहा। उनके साथ 1809 में अमृतसर की संधि भी हुई थी अंग्रेजों की। लेकिन उनकी मौत के बाद अस्थिरता आ गई, दरबार में साजिशें होने लगीं, अंग्रेजों को मौका मिल गया। 2 एंग्लो सिख युद्ध हुए और 1849 में पंजाब का भी विलय कर लिया गया। महाराजा दलीप सिंह को इंग्लैंड भेज दिया गया। कोहिनूर हीरा भी ले लिया गया। और इसी समय वो डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी चल रही थी। हाँ, व्यपगत का सिद्धांत, जिसके तहत अगर किसी राजा का अपना बेटा नहीं है तो गोद लिए बेटे को उत्तराधिकार नहीं मिलेगा और राज्य कंपनी हड़प लेगी। सतारा, झांसी, नागपुर, कई राज्य ऐसे ही मिलाए गए और अवध को तो कुशासन का बहाना बना के हड़प लिया। तो ये तो ही जीत की बात, लेकिन सिर्फ जीता ही नहीं, उन्होंने अपनी नीतियां भी लागू की। भू राजस्व नीतियां शायद सबसे अहम थी। हाँ, बहुत अहम। और इनका असर बहुत गहरा और बुरा हुआ भारतीय किसानों पर। 3 मुख्य सिस्टम थे। पहला, स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट, 1793, कॉर्नवालिस, बंगाल, बिहार में। इसमें क्या था? इसमें जमींदारों को जमीन का मालिक बना दिया और लगान हमेशा के लिए फिक्स कर दिया। सरकार को तो पक्का पैसा मिलने लगा, पर जमींदारों ने किसानों पर जुल्म ढाए क्योंकि उनका मुनाफा लगान बढ़ाने से ही आता था। और दूसरा था रैयतवाड़ी। ये दक्षिण और पश्चिम भारत में था। मुनरो और रीड ने शुरू किया। इसमें सरकार सीधे किसान यानी रैयत से लगान लेती थी। सुनने में अच्छा लगता है, पर लगान की दरें बहुत ऊंची थीं और वसूली बहुत सख्ती से होती थी। मतलब किसान फिर भी पिस रहा था। हाँ, बिल्कुल। और तीसरा था महलवाड़ी। उत्तर पश्चिम भारत, पंजाब वगैरह में मैकेंजी और बेंटिक। इसमें पूरे गांव यानी महल से इकट्ठा लगान तय होता था। लंबरदार या मुखिया लगान वसूलता था। तो तरीके अलग अलग, पर नतीजा एक, किसानों का शोषण। बिल्कुल। नतीजा ये हुआ कि किसान कर्ज के बोझ तले दब गए, उनकी जमीनें बिकने लगीं, साहूकारों के हाथ जाने लगी, खेती का वाणिज्यीकरण हुआ। मतलब खाने के अनाज की जगह वो फसलें उगाने पर जोर दिया गया जो इंग्लैंड की फैक्ट्रियों को चाहिए थी। नील, कपास, अफीम। इससे तो खाने की कमी हुई होगी, अकाल पड़े होंगे। हाँ, बिल्कुल। खाद्यान्न उत्पादन कम हुआ। ऊपर से भारत का अपना उद्योग धंधा, खासकर कपड़ा उद्योग, अंग्रेजों की नीतियों की वजह से बर्बाद हो गया। इसे औद्योगिकरण कहते हैं। और दादा भाई नौरोजी ने जिसे धन का निष्कासन या ड्रेन ऑफ वेल्थ कहा, भारत की दौलत लगातार इंग्लैंड जा रही थी। इन सब का मिला-जुला नतीजा था गरीबी, भूखमरी और बार बार पड़ने वाले भयानक अकाल। शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़े बदलाव हुए। मैकाले का 1835 का मिनट और 1854 का वुड्स डिस्पैच, हाँ, ये काफी चर्चित हैं। हाँ, मैकाले का मकसद तो साफ था, एक ऐसा वर्ग तैयार करना जो रंग रूप में भारतीय हो, पर सोच, पसंद और नैतिकता में अंग्रेज। उन्हें प्रशासन चलाने के लिए सस्ते क्लर्क चाहिए थे। और वुड्स डिस्पैच, उसे तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। हाँ, कहते हैं। उसने प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय तक की शिक्षा का एक ढांचा जरूर सुझाया। यूनिवर्सिटी भी खुली, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास में। इससे एक नया पढ़ा लिखा मध्य वर्ग तो उभरा, जिसने बाद में आज़ादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई। लेकिन आम जनता तक शिक्षा नहीं पहुंची और तकनीकी शिक्षा पर भी जोर नहीं था। भारतीय भाषाओं की उपेक्षा हुई। प्रशासन चलाने के लिए भी तो उन्होंने सिस्टम बनाए होंगे, सिविल सेवा, पुलिस, न्याय व्यवस्था। हाँ, कॉर्नवालिस ने सिविल सेवा को व्यवस्थित किया, हालांकि ऊंचे पद अंग्रेजों के लिए ही थे। 1853 से खुली प्रतियोगिता शुरू हुई, पर परीक्षा लंदन में होती थी। पुलिस का थाना, दारोगा सिस्टम भी कॉर्नवालिस ने ही शुरू किया। 1861 में पुलिस एक्ट आया। न्याय व्यवस्था में भी सुधार हुए, कानूनों को कोडिफाई किया गया।
आईपीसी 1860 में, सीआरपीसी 1861 में। 1861 में हाईकोर्ट बने। मतलब एक पूरा ढांचा खड़ा कर दिया उन्होंने अपना राज चलाने के लिए। बिल्कुल, एक मजबूत सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। जाहिर है इन सब नीतियों का, शोषण का, बदलाव का विरोध भी हुआ होगा। 1857 तो एक बड़ा विस्फोट था, पर उससे पहले हाँ, 1857 अचानक नहीं हुआ। सालों से जमीन तैयार हो रही थी। किसानों के, आदिवासियों के कई विद्रोह हुए, जैसे 1855-56 का संथाल विद्रोह सिद्धू कानू के नेतृत्व में, 1831 का कोल विद्रोह बुद्धू भगत, बंगाल में पागलपंथी विद्रोह, केरल में मोपला विद्रोह, ओडिशा का पाइका विद्रोह 1817, असम का अहोम विद्रोह 1828। लिस्ट लंबी है। और इनके कारण क्या थे मुख्य रूप से? वही भारी लगान, जमींदार साहूकारों का अत्याचार, जंगलों और जमीन पर उनके पारंपरिक अधिकारों का छीनना, बाहरी लोगों, जिन्हें वो दीकू कहते थे, का दखल। और फिर आया 1857 का महाविद्रोह। वो चर्बी वाले कारतूस वाली घटना तो शायद सिर्फ एक चिंगारी थी। बिल्कुल, वो तात्कालिक कारण था। आग तो अंदर ही अंदर सुलग रही थी। राजनीतिक कारण, डलहौजी की हड़प नीति, अवध का विलय, मुगल बादशाह का अपमान। आर्थिक कारण, किसानों कारीगरों की बर्बादी, बेरोजगारी। सामाजिक धार्मिक कारण, अंग्रेजों के सुधारों से, जैसे सती प्रथा पर रोक, विधवा पुनर्विवाह कानून। लोगों को लगा कि उनका धर्म खतरे में है। ईसाई मिशनरियों की गतिविधियां भी थीं। और सैनिक कारण, भारतीय सिपाहियों के साथ भेदभाव, कम वेतन, प्रमोशन ना मिलना, और फिर ये कारतूस वाली बात। मंगल पांडे ने बैरकपुर में शुरुआत की, जी फिर मेरठ से ये फैला। हाँ, 29 मार्च 1857 बैरकपुर और फिर 10 मई 1857 मेरठ से सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और दिल्ली की ओर चल पड़े। कहाँ-कहाँ फैला ये विद्रोह और मुख्य नेता कौन-कौन थे? मुख्य रूप से उत्तर और मध्य भारत में। दिल्ली में बहादुर शाह जफर को नेता घोषित किया गया, पर असली कमान जनरल बख्त खान के हाथ में थी। कानपुर में नाना साहब और उनके सहयोगी तांत्या टोपे, लखनऊ में बेगम हजरत महल, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, बिहार के आरा में कुंवर सिंह, बरेली में खान बहादुर खान। कई लोग थे। इसमें तो सिपाही, राजा, जमींदार, किसान सब शामिल थे। हाँ, इसीलिए इसे सिर्फ सिपाही विद्रोह कहना सही नहीं है। ये एक व्यापक जन विद्रोह का रूप ले चुका था कई इलाकों में। पर फिर ये असफल क्यों हो गया? दक्षिण भारत, पंजाब, बंगाल का बड़ा हिस्सा शांत रहा। दूसरा, विद्रोहियों के पास कोई एक स्पष्ट योजना या केंद्रीय नेतृत्व नहीं था। सब अपने अपने इलाकों में लड़ रहे थे। तीसरा, अंग्रेजों के पास बेहतर हथियार थे, बेहतर संचार साधन थे, जैसे टेलीग्राफ, और उनका संगठन मजबूत था। और चौथा, भारत के ही कुछ वर्गों ने, जैसे पढ़े लिखे मध्य वर्ग, व्यापारियों और कई रजवाड़ों जैसे सिंधिया, निजाम, ने विद्रोह का साथ नहीं दिया, बल्कि अंग्रेजों की मदद की। अच्छा, इसके नतीजे क्या हुए फिर? नतीजे बहुत दूरगामी हुए। सबसे बड़ा तो ये कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो गया। भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी विक्टोरिया के हाथ में आ गया। 1858 में इसके लिए एक्ट पास हुआ। महारानी की घोषणा हुई, जिसमें कहा गया कि अब और राज्य नहीं हड़पे जाएंगे और लोगों के धार्मिक मामलों में दखल नहीं दिया जाएगा। क्या ये वादे निभाए गए? वादे तो वादे होते हैं। विलय नीति बदली, पर आर्थिक शोषण और राजनीतिक नियंत्रण और मजबूत हुआ। सेना का पुनर्गठन किया गया। उसमें यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई और तोपखाने जैसी अहम कमानें पूरी तरह उनके हाथ में रखी गई। और सबसे खतरनाक, फूट डालो और राज करो की नीति को और ज्यादा हवा दी गई। खासकर हिंदू मुसलमानों के बीच दरार बढ़ाने की कोशिशें तेज हो गई। इसी दौर में 19वीं सदी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन भी तो बहुत महत्वपूर्ण थे। हाँ, बेहद महत्वपूर्ण। एक तरफ अंग्रेजी राज अपनी जड़ें जमा रहा था, दूसरी तरफ भारतीय समाज अंदर से खुद को बदलने की कोशिश कर रहा था। राजा राम मोहन रॉय और ब्रह्म समाज ने सती प्रथा जैसी कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई, एकेश्वरवाद पर जोर दिया। दयानंद सरस्वती और आर्य समाज ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया, पाखंड का विरोध किया, शुद्धि आंदोलन चलाया। विवेकानंद और रामकृष्ण मिशन? विवेकानंद ने वेदांत को नई ऊर्जा दी, मानव सेवा पर बहुत जोर दिया। शिकागो में भाषण देकर भारतीय संस्कृति का परचम लहराया। जी। ज्योतिबा फुले ने महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज बनाया, जाति प्रथा पर कड़ा प्रहार किया, दलितों और महिलाओं की शिक्षा के लिए बहुत काम किया। सी। सर सैयद अहमद खान ने
मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा, खासकर अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अलीगढ़ आंदोलन चलाया। तो इन आंदोलनों ने एक तरह से आधुनिक भारत की नींव रखी, राष्ट्रीय चेतना जगाई। बिल्कुल, इन्होंने समाज को जगाया, आत्मविश्वास पैदा किया और आने वाले राष्ट्रीय आंदोलन के लिए जमीन तैयार की। तो क्या इसी पृष्ठभूमि में 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई? ये अचानक तो नहीं हुआ होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसा मैंने कहा, जमीन तैयार हो रही थी। कांग्रेस से पहले भी कई राजनीतिक संगठन बन चुके थे, जैसे बंग भाषा प्रकाशिका सभा 1836, दादा भाई नौरोजी की ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन 1866, पूना सार्वजनिक सभा 1870, मद्रास महाजन सभा 1884, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 और सुरेंद्रनाथ बैनर्जी की इंडियन एसोसिएशन 1876 तो बहुत अहम थी। उसे कांग्रेस का अग्रदूत भी कहते हैं। हाँ, इंडियन एसोसिएशन। तो ये सब संस्थाएं राजनीतिक चेतना फैला रही थीं, मांगे रख रही थीं, पर एक अखिल भारतीय मंच की कमी महसूस हो रही थी। और फिर 1885 में A.O. ह्यूम, एक रिटायर्ड अंग्रेज ऑफिसर की पहल पर बॉम्बे में कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ। W.C. बैनर्जी अध्यक्ष बने। इसको लेकर वो सेफ्टी वॉल्व और लाइटनिंग कंडक्टर वाली थ्योरी क्या है? हाँ, ये दो थ्योरी चलती हैं। सेफ्टी वॉल्व थ्योरी, जो लाला लाजपत राय जैसे नेताओं ने दी, कहती है कि अंग्रेजों ने इसे जानबूझकर बनवाया ताकि भारतीयों का गुस्सा, उनकी शिकायतें एक नियंत्रित तरीके से बाहर निकलती रहें और 1857 जैसा कोई बड़ा विस्फोट दोबारा ना हो। एक तरह का सुरक्षा वाल्व। अच्छा। और लाइटनिंग कंडक्टर। वो थ्योरी कहती है कि शुरुआती राष्ट्रवादी नेता जैसे गोखले वो जानते थे कि अंग्रेज एक नई राजनीतिक संस्था को शक की नजर से देखेंगे, शायद शुरू में ही कुचल दें। तो उन्होंने ह्यूम जैसे अंग्रेज का इस्तेमाल एक लाइटनिंग कंडक्टर की तरह किया ताकि अंग्रेजी सरकार के गुस्से या दमन से संगठन बच जाए और अपनी जड़ें जमा सके। मतलब ह्यूम का इस्तेमाल किया गया एक ढाल की तरह। हाँ, कह सकते हैं। सच्चाई शायद इन दोनों के बीच कहीं हो। कांग्रेस के कुछ खास अधिवेशन कौन से थे जिन्होंने आंदोलन की दिशा तय की? कई थे। 1907 का सूरत अधिवेशन, जहां कांग्रेस गरम दल लाल बाल पाल और नरम दल गोखले फिरोज शाह मेहता में टूट गई। फिर 1916 का लखनऊ अधिवेशन, जहां दोनों दल फिर एक हुए और मुस्लिम लीग के साथ भी समझौता हुआ, लखनऊ पैक्ट। 1924 का बेलगाम अधिवेशन, ये इसलिए खास है क्योंकि गांधी जी सिर्फ एक बार कांग्रेस अध्यक्ष बने और वो इसी अधिवेशन में थे। और 1929 का लाहौर अधिवेशन तो बहुत ही महत्वपूर्ण था। रावी नदी के किनारे, जहां जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पहली बार पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास हुआ। हाँ, पूर्ण स्वराज। और एक 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन भी याद आता है, जहां सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष चुने गए थे, पर गांधी जी से मतभेद के कारण उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। अच्छा, अब 20वीं सदी में आते हैं। आंदोलन कैसे तेज हुआ? बंगाल का विभाजन 1905 एक बड़ा मोड़ था। हाँ, बहुत बड़ा। लॉर्ड कर्जन ने कहा कि प्रशासनिक सुविधा के लिए बंगाल को बांट रहे हैं, बहुत बड़ा सूबा है, पर असली इरादा था बढ़ती हुई राष्ट्रीय चेतना को, खासकर बंगाल में जो राष्ट्रवाद का गढ़ बन रहा था, उसे तोड़ना और हिंदू मुसलमानों को बांटना। पूर्वी बंगाल मुस्लिम बहुल था, पश्चिमी बंगाल हिंदू बहुल। इसके खिलाफ जबरदस्त विरोध हुआ, स्वदेशी आंदोलन। हाँ, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन। लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई, विदेशी सामान का बहिष्कार किया, राष्ट्रीय शिक्षा के लिए स्कूल कॉलेज खोले, स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा दिया। ये आंदोलन काफी सफल रहा। आखिरकार 1911 में अंग्रेजों को बंगाल विभाजन रद्द करना पड़ा। और राजधानी भी कलकत्ता से दिल्ली ले आए वो 1912 में। हाँ, लेकिन इसी बीच 1909 के मॉर्ले मिंटो सुधारों में उन्होंने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल, सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया था। ये फूट डालो और राज करो का एक और कदम था, जिसके बहुत बुरे नतीजे हुए आगे चलकर। फिर 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए। उनके आने से क्या बड़ा बदलाव आया? गांधी जी ने आते ही भारतीय राजनीति और स्वतंत्रता संग्राम का नक्शा ही बदल दिया। वो अपने साथ सत्याग्रह का सफल अनुभव लेकर आए थे। उन्होंने इसे भारत में आजमाया, पहले चंपारण में नील किसानों के लिए 1917, फिर अहमदाबाद में मिल मजदूरों के लिए 1918, फिर खेड़ा में किसानों के लिए 1918। और ये सफल रहे? हाँ, काफी हद तक। इनसे गांधी जी की पहचान एक जन नेता के रूप में बनी। फिर आया 1919 का रॉलेट एक्ट,
जिसके तहत किसी को भी बिना मुकदमा चलाए जेल में डाला जा सकता था। इसके विरोध में गांधी जी ने देशव्यापी सत्याग्रह का आह्वान किया। और इसी दौरान वो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ अमृतसर में 13 अप्रैल 1919। हाँ, वो एक भयानक नरसंहार था। जनरल डायर ने शांतिपूर्ण सभा पर गोलियां चलवा दी, सैकड़ों लोग मारे गए। इसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। और फिर खिलाफत आंदोलन, तुर्की के खलीफा के समर्थन में और पंजाब में हुए अत्याचारों के मुद्दे पर गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया। ये पहला अखिल भारतीय जन आंदोलन था शायद। हाँ, सही मायनों में पहला बड़ा जन आंदोलन था, जिसमें शहर और गांव, हिंदू और मुसलमान सबने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लोगों ने सरकारी नौकरियां छोड़ी, स्कूल कॉलेज छोड़े, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया। लेकिन 1922 में गोरखपुर के पास चौरी चौरा में गुस्साई भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें कुछ पुलिस वाले मारे गए। इस हिंसा से दुखी होकर गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन के बाद फिर अगला बड़ा आंदोलन कौन सा था? सविनय अवज्ञा। हाँ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इसकी पृष्ठभूमि बनी साइमन कमीशन के विरोध से। 1928 में साइमन कमीशन आया भारत में संवैधानिक सुधारों पर रिपोर्ट देने, पर उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। इसका जबरदस्त विरोध हुआ। साइमन गो बैक के नारे लगे। लाला लाजपत राय की मृत्यु भी इसी विरोध प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज में हुई थी। हाँ, फिर 1929 में लाहौर में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य तय किया। जब अंग्रेज सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया तो गांधी जी ने 1930 में अपनी प्रसिद्ध दांडी यात्रा शुरू की। साबरमती आश्रम से दांडी तक पैदल चलकर नमक बनाया और नमक कानून तोड़ा। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। इसमें भी काफी लोगों ने हिस्सा लिया। हाँ, ये भी बहुत व्यापक आंदोलन था। नमक सत्याग्रह देश भर में फैला, महिलाओं ने भी इसमें बड़ी संख्या में भाग लिया। फिर 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ। गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए, पर वहां कुछ ठोस नतीजा नहीं निकला। आंदोलन फिर शुरू हुआ, पर पहले जैसा जोर नहीं रहा। गांधी जी के अहिंसक आंदोलन के साथ साथ वो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की धारा भी तो चल रही थी। बिल्कुल, वो धारा कभी रुकी नहीं थी। महाराष्ट्र में चापेकर बंधुओं से शुरू होकर बंगाल में अनुशीलन समिति, युगांतर, कई संगठन बने। फिर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु जैसे क्रांतिकारियों ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA बनाई। उनका मकसद सिर्फ आज़ादी नहीं था, वो एक समाजवादी समाज भी बनाना चाहते थे। उन्होंने कई साहसिक कार्रवाइयां की, जैसे असेंबली में बम फेंकना। और सुभाष चंद्र बोस, आजाद हिंद फौज। हाँ, सुभाष बोस ने एक अलग रास्ता चुना। वो कांग्रेस से अलग होकर देश से बाहर गए। जर्मनी और जापान की मदद से आज़ाद हिंद फौज INA बनाई। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया। दिल्ली चलो का आह्वान किया। INA ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई भी लड़ी। हालांकि वो सफल नहीं हो पाए, पर उनके प्रयास ने भी देश में जोश भरा। तो अब हम अंतिम चरण की ओर बढ़ रहे हैं। दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ। हाँ, 1939 में अंग्रेजों ने भारत को बिना पूछे युद्ध में शामिल कर दिया। कांग्रेस ने इसका विरोध किया, प्रांतीय सरकारों से इस्तीफे दे दिए। अंग्रेजों ने युद्ध में सहयोग पाने के लिए 1940 में अगस्त प्रस्ताव और 1942 में क्रिप्स मिशन भेजा, पर बात नहीं बनी। और फिर 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। हाँ, क्विट इंडिया मूवमेंट। ये गांधी जी का आखिरी और सबसे बड़ा आंदोलन था। करो या मरो का नारा दिया गया। अंग्रेजों ने फौरन गांधी जी समेत सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन आंदोलन अपने आप फैलता गया। ये काफी हिंसक भी हुआ कई जगहों पर। युद्ध खत्म होने के बाद क्या हुआ? अंग्रेज युद्ध जीतकर भी कमजोर हो चुके थे। अमेरिका और सोवियत संघ का दबाव भी था। भारत में भी आजादी की मांग बहुत तेज हो चुकी थी। 1946 में कैबिनेट मिशन आया, जिसने एक ढीले ढाले संघ का प्रस्ताव रखा, पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग, जो अब तक अलग पाकिस्तान की मांग पे अड़ चुकी थी, के बीच सहमति नहीं बन पाई। जिन्ना का डायरेक्ट एक्शन डे। हाँ, 16 अगस्त 1946। इसके बाद कलकत्ता और फिर नोआखली, बिहार, पंजाब में भयानक सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। माहौल बहुत खराब हो गया था। और फिर माउंटबेटन आए विभाजन की योजना लेकर। हाँ, लॉर्ड माउंटबेटन को इसी काम के लिए भेजा गया था कि जल्दी से सत्ता हस्तांतरण हो। उन्होंने कांग्रेस और लीग के नेताओं से बात करके विभाजन का फॉर्मूला तैयार किया, जिसे माउंटबेटन योजना या 3 जून योजना कहते हैं। इसी के आधार पर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947
ब्रिटिश संसद ने पास किया। और 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, लेकिन एक कीमत पर, देश के विभाजन के साथ। हाँ, आज़ादी मिली पर बंटवारे का गहरा जख्म भी साथ मिला, जिसने लाखों लोगों की जिंदगियां उजाड़ दी। तो ये थी कहानी, प्लासी से लेकर आजादी तक एक लंबा उतार चढ़ाव भरा सफर। व्यापार से साम्राज्य, फिर विद्रोह, सुधार, संगठित आंदोलन और आखिर में स्वतंत्रता। बिल्कुल। और इन सभी घटनाओं, नीतियों, लोगों के संघर्षों, उनकी कुर्बानियों, इन सब ने मिलकर उस भारत को आकार दिया है जिसमें हम आज हैं। अपने इतिहास को, उसकी जटिलताओं को समझना इसीलिए बहुत जरूरी है। सही कहा। और जाते जाते एक सवाल शायद हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं सोचने को, क्या स्वतंत्रता सिर्फ एक रास्ते से मिल सकती थी? मतलब क्या सिर्फ बातचीत से, या सिर्फ जन आंदोलन से, या सिर्फ क्रांतिकारी तरीकों से आजादी संभव थी? या फिर जो हुआ वही होना जरूरी था? इन सभी अलग अलग रणनीतियों और धाराओं का एक साथ चलना, कभी टकराना, कभी एक दूसरे को ताकत देना, क्या इसी मिले जुले जटिल संघर्ष के बिना स्वतंत्रता मिल पाती? इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा।